Hello students, welcome to Study Khazana, and today I am here again, and today we are going to discuss the images and cartoon of chapter number 5, that is Contemporary South Asia. Students, in our last lecture we have discussed about all the topic, we have discussed about every content, every fact in our last lecture, and today we are going to discuss the another important part of this chapter, that is the images and the cartoon. Okay, so let's start with the chapter, and let's start with the first image that you will going to see on the very front page of this chapter. As you all know that we are discussing about South Asia, and here you see the image in which a lady holding a flag of all the South Asian countries. So this is Bangladesh, then this is the first flag that you see here, that is Bangladesh. Then we have Sri Lanka, then we have Pakistan, then we have India, as you all know, and then last is Nepal. Okay, so if the question come, if the image come in your paper, so definitely while seeing this flag, you can easily estimate that a picture is asking about the coordination of South Asia. Okay, after the period of 1991 or after the period of the end of Cold War, there are various alternative centers of power that emerged in the world politics, and the group of South Asia, the regional organization of South Asia played a very important role in their development, in their cooperation and so on. Okay, so उस development को, उस coordination को show करते हुए ये जो है image जो है show की जा रही है. Okay, और definitely आपसे शायद पूछा भी जा सकता है कि ये जो flags हैं ये किन किन कंट्रीज के हैं, उसके बारे में बताइए. दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज नेपाल, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव पाकिस्तान, देन श्रीलंका एंड बांग्लादेश. ओके, सो यू कैन इजीली रिकॉल द नेम ऑफ द कंट्री एंड द मैप गिवन हियर. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इमेज. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड इमेज. व्हाट सेकेंड इमेज सेज. ओके, जितनी भी इमेज चैप्टर में गिवन है, ज्यादातर उसका कंटेंट या तो इमेज के नीचे गिवन है या इमेज के साइड में जो पैराग्राफ अवेलेबल है उसमें आपको गिवन है. तो ज्यादा कंफ्यूज होने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि इमेजेस गिवन है बट कैसे इसको एक्सप्लेन करें, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. वो आसपास जो भी कंटेंट अवेलेबल है या रिटन है बुक के अंदर, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको रिलेट करना है. ओके, now let's come to the another picture. Okay, ये पिक्चर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है. सबसे पहले इस कार्टून को पढ़ने से पहले इसके नीचे जो क्वेश्चन गिवन है वो एक बार पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है? दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द डुअल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ. हमने ये पढ़ा था कि 2001 के बाद, यहाँ साइड में लिखा भी है, 2001 के बाद जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. वो आर्मी जनरल थे, ठीक है, तो उसके भी चीफ थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने आप को जो है इलेक्शंस कंडक्ट करा के अपने आप को ही जो है बाय हुक और बाय क्रुक अपने आप को ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो उस सिचुएशन को डिपिक्ट करते हुए ये कार्टून बताया गया है. इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आई विल गोइंग टू रीड क्वेश्चन अगेन. This cartoon comments on the dual role of Pakistan ruler Pervez Musharraf as the president of the country and as the army general. Okay, तो परवेज मुशर्रफ के डुअल रोल को, कि वो आर्मी जनरल भी था और वो प्रेसिडेंट भी था, उसको डिपिक्ट करते हुए कार्टून बताया गया है. एक्चुअली में जब परवेज मुशर्रफ आए थे तो हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट कई बार कुछ जैसे अगर मिलिट्री इंटरफेरेंस हो गया या आईएसआई इंटरफेरेंस हो गया या आउटसाइड इंटरफेरेंस हो गया या मिलिटेंट इंटरफेरेंस हो गया, कभी भी पाकिस्तान के अंदर वो स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई जो आनी चाहिए थी. ठीक है, तो क्या इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की जा रही है? Here you can see a person himself is a परवेज मुशर्रफ. ठीक है, और ये जितने भी आपको इमेजेस दिख रहे हैं, this one, all these images, okay,
ऑल दीज इमेजेस आर हिमसेल्फ परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ अपनी ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेसी के नाम पर इलेक्शन कराए और अपने आप को जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि नॉट टू शो कि देखो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी चल रही है। लेकिन जो मेन पावर थी वो किसके हाथ में थी? वो थी आपके आर्मी जनरल के हाथ में। तो सबसे पहली इक्वेशन ये बताती है कि अगर आप प्रेसिडेंट रूल को आगे रखते हैं और आर्मी जनरल को पीछे रखते हैं तो जो इक्वेशन आएगी वो जीरो ही आएगी, क्योंकि ही ऑलवेज वांट आर्मी टू बी ऑन हायर साइड। ठीक है, तो अगर आप जो है रूल को आगे रखते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन को आगे रखते हैं और आर्मी रूल को पीछे रखते हैं तो इक्वेशन जीरो आएगी, तो देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी जगह आप आर्मी को आगे रखते हैं और प्रेसिडेंट रूल को पीछे रखते हैं तो ऑब्वियसली इक्वेशन फिर भी बेटर हो सकती है। वन उसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि अगर आर्मी और गवर्नमेंट साथ मिलके काम करेगी तो इक्वेशन जो है आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अदरवाइज देश चलाना मुश्किल है। ठीक है, तो इस कार्टून के अंदर ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि मिलिट्री आर्मी इज ऑन द हायर साइड, इज ऑन द बेटर साइड, इज हैविंग ऑल पावर, और अगर मिलके चलेंगे तो डेफिनेटली इक्वेशन बेटर हो सकती है। लेकिन आप उनके साथ नहीं मिलेंगे या उनको पीछे रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है इस कार्टून में, इस इमेज में डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अच्छा, और मुशर्रफ बाद में अपने आप के लिए कह भी रहे हैं कि आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। मे भी हो सकता है कि यहाँ जो मुशर्रफ लिखा है ये आपसे पेपर में ना लिखा हो और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस रूलर के बारे में बताया जा रहा है, ये कब रूल में आया था, ये कौन से देश की बात की जा रही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि बहुत जनरल है, बट कई बार हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और फिर थोड़ी बहुत मिस्टेक की वजह से पेपर में मार्क्स हम पूरे नहीं ले पाते। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें फुल मार्क्स लेने। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड इमेज। Now let's come to the another image. What another image says? Okay. ये बेसिकली जो इमेज है, ये इमेज है बांग्लादेश की। ओके, बांग्लादेश में जब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रहा था तो वहां पे जो है ये नीचे जो क्वेश्चन जो है ये ढंग से गिवन नहीं है, मैं फिर भी एक बार रीड करके आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि अ मुराल इन ढाका यूनिवर्सिटी। मुराल बेसिकली क्या होता है? जो वॉल पेंटिंग की जाती है। ठीक है, मुराल इन ढाका यूनिवर्सिटी टू रिमेम्बर नूर हुसैन। नूर हुसैन जो बेसिकली लीडर थे प्रो डेमोक्रेसी बांग्लादेश में। जब ऑब्वियसली जब बांग्लादेश में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का रूल था और अभी कुछ ढंग से डिक्लेयर नहीं हुआ था कि बांग्लादेश बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वहां पे मूवमेंट चल रहा था और वहां के कई लीडर्स थे जो सामने आए थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फाइट करी, जिसमें से एक थे नूर हुसैन। नूर हुसैन के बारे में लिखा हुआ है कि मुराल इन ढाका यूनिवर्सिटी टू रिमेम्बर नूर हुसैन हु वाज किल्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट जनरल इरशाद इन 1987। अगर आप याद कर सके तो जनरल इरशाद जो थे वो सबसे लास्ट जो थे लीडर थे जो बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश बन चुका था और बांग्लादेश में सबसे पहले जो थे शेख मुजहिब आए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने किसी और पार्टी को रहने नहीं दिया, फिर उसके बाद वी हैव जियाउर रहमान, देन वी हैव एचएम इरशाद। एचएम इरशाद पे भी वो कुछ ज्यादा लिबरल लीडर नहीं थे, पर आसपास प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इतना ज्यादा था कि उन्होंने कुछ चीजें जो है इलेक्शंस और पार्टीज की बात सुनी, पर वो भी ज्यादा लंबे समय तक वो मेंटेन नहीं कर पाए और उनको हटा दिया गया। ओके, तो वही एक टाइम जो है इसमें बताया गया है कि ये बेसिकली बांग्लादेश बनने के बाद की फोटो इवेंट को डिपिक्ट करती हुई ये पिक्चर है, जिसके अंदर 1987 में नूर हुसैन ने एम इरशाद के खिलाफ जो एचएम इरशाद के खिलाफ जो मूवमेंट किया था उसको दिखाते हुए बताया गया, और उस मूवमेंट के अंदर वो मर गए थे, उनको मार दिया गया था। ये बेसिकली इसमें बताने की कोशिश की गई। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हर कंट्री ने एक रिवॉल्ट लड़ा है, एक मूवमेंट किया है किसको, डेमोक्रेसी को अटेन करने के लिए।
तो ये इस चीज को कंक्लूड करता है कि साउथ एशियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम साउथ एशिया की क्या बात करें, यूरोप की बात करें या अदर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो जो आपकी डेमोक्रेसी है वो आजकल बहुत कंटेम्प्रेरी है, और जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे अभी भी लड़ाई चल रही है डेमोक्रेसी को अटेन करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अनदर इमेज। अच्छा, इसमें पूछा जा सकता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, ये जो यहाँ पिक्चर के नीचे जो है ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड, सॉरी, ये जो इसमें नीचे जो है पेंटिंग के नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ये जो बेसिकली इनके पीठ के पीछे जो लिखा है उसका मतलब है लेट डेमोक्रेसी बी फ्री, डेमोक्रेसी को आजाद कर दिया जाए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस फिगर के पीठ पे जो लिखा है उसका क्या मतलब है। अब आप कहेंगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपने इमेज के नीचे ध्यान ही नहीं दिया। इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक इटसेल्फ। So point is that you have to read chapter very thoroughly. Okay? Now come to the another image. I think आपको images समझ में आ रही होंगी और आप जो है बड़ी आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि इमेज क्या कह रही है। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमेज को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो इमेज को डिस्क्राइब में बताया जाएगा कि भाई ये इमेज है जिसके अंदर एक लेडी है जो क्राउड के अंदर खड़ी है, या तो हो सकता है किसी मूवमेंट को उसने अचीव कर लिया है या तो मूवमेंट वो कर रही है। तो आपको प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको इसका आंसर देना। अच्छा, जो नेक्स्ट इमेज आपको दो दिख रही है ये इंटर रिलेटेड है। ये दो इमेजेस जो है इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली जो है नेपाल की बात की जा रही है। एक्चुअली में वो प्रिंट क्लियर नहीं है तो आई नीड टू सी माई बुक ऑल्सो। आई होप आपकी बुक्स में तो ये क्लियर ही होगा। और ओके, सो हेयर यू कैन सी अ इमेज ऑफ टू इमेजेस, लेकिन ये दोनों इमेजेस जो है वो एक ही लेडी का है जिसका नाम है दुर्गा थापा। दुर्गा थापा जो थी वो जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था 1990 में नेपाल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल। और उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है वो ये दिखा रही है कि जब 2006 में डेमोक्रेसी अटेन कर ली गई थी और जो रिस्टोरेशन है डेमोक्रेसी को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और गिरिराज प्रसाद कोइराला जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे वहाँ के। तो यही इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कौन से साउथ एशियन कंट्री के मूवमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, ये जो लेडी है इनका क्या नाम है, ये इनके क्या डिमांड थे, कौन सी ईयर में जो था मूवमेंट जो है खत्म हुआ, पहला मूवमेंट कब शुरू हुआ, दूसरा मूवमेंट कब शुरू हुआ। तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस कैन बी दी question or this can be the answer. Now another important question. अच्छा, यू दोबारा से बोल रही हूँ, ये वाटरमार्क आपको दिख रहे हैं, पर अगर आप अपनी अभी इस वक्त एनसीईआरटी किताब देख लें तो आपको पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि पिक्चर आपसे क्या कह रही है। और पिक्चर देखते ही पता लग जाएगा कि ये श्रीलंका की बात की जा रही है। ठीक है, श्रीलंका में आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, किसके बीच में, इंडियन तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में। इंडियन तमिल्स ये बोलते थे कि हमें जो है, हम भारत से तो आए हुए हैं लेकिन हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे जो है रहते हुए, हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, तो ये अब हमारी धरती है और हमें जो है यहाँ से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो सिन्हालीज थे बेसिकली वो ये कहते थे कि भाई श्रीलंका के इंडिजिनियस लोग तो हम हैं, हम यहाँ पे आए थे, हमने इस देश को बनाया, तो हम अपने रिसोर्सेज बाहर आउटसाइडर्स के साथ क्यों जो है शेयर करें।
तो ये, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो इंडियन तमिल्स थे उन्होंने फिर एक LTT नाम का जो ग्रुप बनाया था, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिनाम, जिसकी डिमांड ये थी कि तमिलियंस के लिए अलग से स्टेट बनाई जाए, उनको अलग से रिकॉग्निशन मिली जाए। और ये मूवमेंट तब ज़्यादा बढ़ गया था जब सिन्हालीज को ऑफिशियल जो है लैंग्वेज बना दिया गया था, और बुद्धिज्म को जो है ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया था। अब पिक्चर में क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो है एक पतली सी थ्रेड पर जो है एक व्यक्ति खड़े हैं जो है राजपक्से जो थे 2015 से पहले तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो राजपक्से ने जो है एक बैलेंस बिठा रखा है LTT और सिन्हालीज के बीच में, और वो कोशिश कर रहा है कि दोनों में से कोई भी ना गिरे। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है राजपक्से के थ्रू, और वो चाहते हैं कि दोनों ही जो कन्फ्लिक्ट हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो और देश के अंदर शांति बनी रहे, ठीक है। तो ये एक और जो है इमेज हो गई जो हमने डिस्कस कर ली। बार बार बेटा मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी इमेजेस आप फर्स्ट बुक में या सेकंड बुक में देखेंगे उन सब की एक्सप्लेनेशन आपकी NCERT में गिवन होती है, ठीक है। और नॉर्मली हम कार्टून डिस्कशन पे, इमेजेस डिस्कशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मार्क हम लूज कर देते हैं। और बेसिकली जिनको पॉलिटिकल साइंस थोड़ी मुश्किल लगती है वो इन इमेजेस को पढ़कर एक अच्छा मार्क सिक्योर कर सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट इमेज की बात की जा रही है, यहाँ हम डेफिनेटली साक पर आ गए हैं, ओके। तो साक में बेसिकली इंडो पाक रिलेशन की आपको हमने पढ़ा था कि साक में दिक्कत ये है कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज़्यादा है साक कंट्रीज़ के बीच में कि ज़्यादातर ढंग से कोई मीटिंग हो ही नहीं पाती है, और वो ज़्यादातर या तो फेल हो जाती है या हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक मेज़ दिखाई गई है, पूरा जाल है टेबल कुर्सी का, जिसमें सिर्फ या तो परवेज़ मुशर्रफ दिख रहे हैं या मनमोहन सिंह दिख रहे हैं, और ये आपस में बात ही नहीं करना चाहते। जो कश्मीर इशू हो गया या टेररिस्ट इशू हो गया उस पर बात ही नहीं करना चाहते, और मनमोहन जी यहाँ खड़े हैं तो मुशर्रफ जी सीधे जाने के बजाय घूम रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इसमें जो है दिखाने की जा रही है कि चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है, ढंग से कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं हो रही। तो बेसिकली इसके अंदर साक की प्रॉब्लम एक फेज, एक सिचुएशन, एक सिनेरियो दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पाकिस्तान और इंडिया है, दे आर नॉट गेटिंग इनटू एनी डिस्कशन ओवर द कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर, ओवर द कन्फ्लिक्ट ऑफ LOC, ओवर द कन्फ्लिक्ट ऑफ सर क्रीक ऑफ द रन ऑफ कच्छ। तो दे डोंट वांट टू डिस्कस, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। और डेफिनेटली इससे साक की डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, और कई बार इनकी वजह से कोई डिस्कशन भी नहीं हो पाती है और ना ही कोई अच्छा रिजल्ट निकल पाता है, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव अनदर पिक्चर। आई थिंक जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको कन्वे हो रहा है, लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिना पढ़े, बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए, बिना अपने आप को इवैल्यूएट किए आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लीजिए, बट स्टिल जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आपसे क्वेश्चन क्या चाह रहा है। यू हैव टू, मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप कंटेंट तो पढ़ लेते हैं बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए। अलग अलग सैम्पल पेपर्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बैंक तैयार करिए, क्वेश्चन बैंक के आंसर्स को अटेम्प्ट करिए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये मत अज्यूम करिए यार ये तो मुझे आता है। अगर आपको आता है तो उसको लिख के देखिए, देन ओनली यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ। ओके, नाउ कम टू दी अनदर पिक्चर। एक और पिक्चर की बात की जा रही है कि what does cartoon tell you about the role of India and Pakistan in the process of regional cooperation in South Asia? आपको इस यहाँ लिखा हुआ है साक समिट, यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। मेजर जो सेंटर प्लेयर है या तो पाकिस्तान है या इंडिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सारे उठ के चले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया तो है ही नहीं इंटरेस्टेड बात करने के। तो बेसिकली जो मेन सेंट्रल प्लेयर हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड
दे आर द सेंट्रल प्लेयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू ईच अदर। ऐसा माना जाता है कि अगर साक की एक जो है एक शर्त होती है कि अगर एक भी अगर मेंबर नहीं आया तो बाकी सब कोई मीटिंग नहीं की जाएगी, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो खैर साक जो है यही जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा जो उसका उसमें बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और इसी वजह से वो डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं पाती। ठीक है, तो बेसिकली जो है यही सब बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन साक, और अगर वही इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपस में बात करने में तो बाकी कंट्रीज भी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, नाउ अनदर पिक्चर इज हियर। ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, पर इस पिक्चर में आपको मैं बता देती हूँ कि एक तरफ जो है ये मनमोहन सिंह खड़े हैं और ये चाइनीज प्रीमियर खड़े हैं, और साथ में एक कार्टून है जो पाकिस्तान मुशर्रफ का है, जो बेसिकली मुशर्रफ जो है, ये ढंग से इसमें लिखा नहीं जा रहा पर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। ये बेसिकली पीछे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इस पिक्चर के पीछे ही जो है मुशर्रफ खड़े हैं। ठीक है, और मुशर्रफ अपने मुंह से आग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोला गया कि जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो दिस इज नॉट मनमोहन सिंह, दिस इज अटल बिहारी वाजपेयी। जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जब मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी गए थे चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए, और आपस में इन्होंने जो है बायलैटरल ट्रीटीज करी थी जिससे पाकिस्तान खुश नहीं है, और पीछे लिखा हुआ है कि भाई चाइना को पाकिस्तान एडवाइस दे रहा है कि भाई आप अपने कोर वैल्यू पे रहिए ना, कि जब आप कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया और चाइना में कोई मेल नहीं है तो उस पर रहिए, वाई आर यू मेकिंग ट्रीटीज विद इंडिया। तो इस पिक्चर में बेसिकली ये दिखाया गया है कि वेन एवर चाइना और इंडिया गेट क्लोजर टू ईच अदर, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है वो बेसिकली ये भी आधी इमेज है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तरफ जो है आपके मेरे ख्याल से ये आपके नवाज शरीफ है, और दूसरी तरफ जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी खड़े, और पीछे जो है ये अंकल सैम है। अंकल सैम के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी, जहां भी आप अंकल सैम देखेंगे यानी कि आप यूएसए की बात कर रहे हैं। अब बीच में कोर्ट के बीचों बीच एक बॉल है। ठीक है, नवाज शरीफ जी कह रहे हैं ये आप बॉल है आपके पाले में, आप उठाइए, और जो इंडिया है वो कह रहे हैं बॉल आपके खाने में है, आप उठाइए। तो बेसिकली ये एक सिचुएशन दिखाई गई, और बीच में जो मीडियोकर है वो यूएसए को बिठा रखा है। अब इसमें क्वेश्चन के लिखा क्या, द टू कार्टून्स, वन फ्रॉम इंडिया and other from Pakistan, interpret the role of two key players who are interested in the region। ठीक है, अब दोनों जो है इस रीजन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दोनों अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालना चाहते हैं, दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं, और यूएसए जो है इसका फायदा उठा रहा है और कुछ कॉमन जो है जजमेंट जो है वो पास नहीं कर रहा, और जो है बेसिकली, और इसमें ये भी हमने पढ़ा था कि साउथ एशिया के अंदर चाइना और यूएसए, ठीक है, हालांकि चाइना तो खैर बॉर्डर पे लगता है साउथ एशिया का, पर यूएसए ज्योग्राफिकली बहुत दूर है, पर दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हर बार क्या करते हैं ये दोनों, कोई भी डिस्कशन होता है सीधा यूएनओ ले जाते हैं, या बीच में सुपर पावर की इंटरफेरेंस हो जाती है, वो अपनी जजमेंट डाल देते हैं, जिससे कभी भी सिचुएशन जो है सॉल्व हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस इमेज में बताने की कोशिश की गई है, एंड this is all about the images from this chapter। I hope आपको ये सारी images समझ में आई होंगी, और आपको क्या करना है कि इन images से related जितने भी sample questions आप देख सकते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं पे डाउट है, आपको लग रहा है कि बताया तो ये गया था और इसमें ऐसा है, तो प्लीज राइट टू मी ऑन स्टडी खजाना। ओके, थैंक यू सो मच।